सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना दैट इज़ फंडामेंटल राइट का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है। सो दी जो ये सीरीज़ है पहले बता देती हूँ, प्रीलिम्स के लिए तो देखनी है कम से कम 10 बार, साथ में मीन्स के लिए भी दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से। तो आर्टिकल 19 आपको पता है दैट इट टॉक अबाउट द राइट टू फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट जो कि इनकम्पास करता है वेरियस डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड ऑटोनॉमी। इस राइट टू फ्रीडम में हम बहुत सारे तरीके से अलग अलग राइट्स की बात करेंगे। एंड सबसे पहला आर्टिकल 19 है जो कि एक जनरल है हमारा। एंड ये जो राइट टू फ्रीडम है ये रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड है बाय न्यूमरस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज करता है इन सारी राइट्स को। अब जनरली 6 राइट्स है जो कि प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन नॉट प्राइवेट। तो इस आर्टिकल के अंदर हमारे 19 के अंदर 6 राइट्स दिए गए हैं जिनकी प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन, मतलब स्टेट से प्रोटेक्शन देने की बात करी गई, प्राइवेट इंडिविजुअल से नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली जो आर्टिकल 19 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पहले 7 राइट्स थे। हाउएवर जो राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी उसको बाद में डिलीट किया जाता है बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इसको एज इट इज़ याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि बार बार आ रहा है, दैट मीन्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो राइट्स हैं ये अवेलेबल है ओनली टू द सिटीजन्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। दीज जो राइट्स हैं ये हमारे किसको अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को एंड हमारे शेयर होल्डर्स को। दे आर नॉट अवेलेबल टू फॉरनर्स और लीगल एंटिटीज़ लाइक कॉरपोरेशंस, कंपनीज एक्सेट्रा। ये हमारे किसी भी, दे आर नॉट अवेलेबल टू फॉरनर्स, फॉरनर्स को अवेलेबल नहीं है, न किसी लीगल एंटिटीज़ को ये अवेलेबल है जैसे कि कॉरपोरेशन, कंपनीज। दे आर ओनली टू द सिटीजन्स एंड शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी को ही हमारे राइट्स अवेलेबल हैं, मतलब फॉरनर वगैरह को नहीं है। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पे भी इम्पोज कर सकता है लेकिन स्टेट ऑन दीज 6 राइट्स ओनली। लेकिन किस ग्राउंड्स पे करेगा? सिर्फ और सिर्फ जो कि हमारे मैंशनड है इटसेल्फ एंड नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड। ध्यान रखना, जो मैंशनड है ओनली उन्हीं उन्हीं ग्राउंड्स पे आप इस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं लगाई जा सकती हैं। समझ में आया? सो आर्टिकल 19 के अंदर भी जो सबसे पहला राइट है दैट इज़ राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज़, ओपिनियन, बिलीव्स एंड कन्विक्शन। तो ये राइट कहता है कि हर किसी इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन ऑफ द इंडिया को अधिकार है कि अपनी बातों को, अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने ओपिनियन दे सकता है, अपने बिलीफ, है ना, अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको बता सकता है, कन्विक्शन कर सकता है फ्रीली। और किस तरीके कर सकता है? माउथ बोल के कर सकता है, लिख के कर सकता है, प्रिंट करके कर सकता है, पिक्चर के थ्रू कर सकता है, या फिर इन एनी अदर मैनर से कर सकता है। लेकिन क्या इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल है। क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप इस पर लगा सकते हो? दैट इज़ सबसे पहला सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसी कोई भी बात आप मत बोलना, ऐसे आप कोई भी आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे तो आप एंटी इंडिया, इंटीग्रिटी, आप देश के टुकड़े करने की बात करोगे। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की सिक्योरिटी पे थ्रेट आ जाए, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स वो खतरे में आ जाए, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी खतरे में आ जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप बेइज्जती करो कोर्ट की, डिफोमेशन मतलब किसी को बदनाम करो, आप बदनाम करने की कोशिश करो, किसी को डिफेम करना, डी फेम, फेम का मतलब होता है उसका नाम, एंड डी मतलब आगे लग गया दैट मीन्स उल्टा उसका नाम बदनाम। ठीक है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, या फिर किसी को मतलब एक तरीके से बोल के मतलब उसको प्रमोट करना कि वो ऑफेंस करे, कोई गलती कर बैठे, तो इस तरीके से इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो अगर आप ये सब कुछ करोगे तो इस पर आपका जो राइट टू एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाता है? रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। रिमार्क्स ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू प्रोपगेट वंस ओन एज वेल एज अदर्स व्यूज़। तो इसमें हमारा क्या है कि राइट टू प्रोपगेट भी इसके अंडर ही आता है। राइट टू प्रोपगेट का मतलब जैसे आप अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हो, ठीक है, अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़ पेपर, डेमोन्स्ट्रेशन और पिक्टिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। अब इसमें ये नहीं है कि अगर आप बोलोगे ठीक है तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो चीज़ों को, लाइक पोस्टर लेके आप खड़े हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप स्ट्राइक करोगे। राइट अगेंस्ट बांध कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, ये मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया बट इट्स ओके। ठीक है यार, ये किस तरीके से जो राइट्स है ना थोड़े से इधर उधर कर दिए हैं, अगर खैर कोई नहीं। सेकेंड है, हर एक इंसान को राइट है कि वो असेंबल हो सकता है, इकट्ठा भी तो हो सकता है पीसफुली, लेकिन किसी आर्म के बिना, मतलब ऐसा नहीं हथियार लेके इकट्ठा होगा तो वो गलत है। आप पीसफुली विदाउट आर्म्स इकट्ठे हो सकते हो। इंक्लूड राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, आप कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हो, प्रोसेशंस निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ऐसा ना हो कि सोवरेनिटी इंटीग्रिटी पे खतरा है या पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी पे खतरा है। जो राइट्स हैं डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक, लेकिन इसमें भी आप स्ट्राइक करने का आपको अधिकार नहीं मिलता है। आप इकट्ठे हो सकते हो लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो। राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन फॉर्म इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। साथ में आप इकट्ठे हो के आपके पास ये भी राइट होता है कि यू कैन फॉर्म अ एसोसिएशन, यू कैन फॉर्म अ
ट्रेड यूनियन, यू कैन डू दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिकॉग्निशन मिलना भी एक आपका फंडामेंटल राइट, तो रिकॉग्निशन मिलना फंडामेंटल राइट नहीं है। एज पर द सुप्रीम कोर्ट द ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटेड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक, और आपको बार्गेन करने का या फिर राइट टू स्ट्राइक करने का ये अधिकार नहीं मिलता है। इसके अलावा एवरी सिटीजन के पास राइट है कि वो मूव कर सकता है फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इधर उधर जा सकता है। वन कैन मूव फ्रीली बिटवीन द स्टेट और विद इन अ स्टेट, ये हमारा मीन्स में भी आ चुका है क्वेश्चन, बट इसके में क्या इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, बिल्कुल रख सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अगर द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक सेक्रीफाइस हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एससी ने रूल किया था जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स है ना, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक मॉरल्स के बेसिस पे जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनकी मूवमेंट पे हम क्या कर सकते हो, बैन कर सकते हो। द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इनटू ट्राइबल एरिया, साथ में जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब वाले कुछ ऐसे एरियाज होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, इनर लाइन परमिट भी होता है, तो इस तरीके से भी आपका रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। कोई डिफेंस का कंटोनमेंट एरिया है तो वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, अलॉट ऑफ। इट इज़ टू बी नोटेड दैट आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट ओनली इंटरनल मूवमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ध्यान रखने वाली बात है, आर्टिकल 19 में सिर्फ हम विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट नहीं, मतलब इंडिया से किसी और कंट्री में जाना है, किसी और कंट्री से इंडिया में आना है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में कहाँ डील करते हैं, आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ अनदर राइट, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, में आप रह भी सकते हो, आप सेटल भी कर सकते हो। जो इंटरेस्ट है बस वो जनरल पब्लिक का देखना पड़ेगा ना, आपको शेड्यूल्ड ट्राइब की भी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, ये रिस्ट्रिक्शन है। बाकी ध्यान रखने वाली बात है इसमें राइट टू टेम्प्रेरी स्टे भी और राइट टू सेटल भी है, मतलब दोनों चीज़ें, आप टेम्प्रेरी भी कहीं स्टे कर सकते हो, जैसे कि समझ लो कि मुझे पढ़ाई के लिए मैं हरियाणा में रहती हूँ, हरियाणा छोड़ के मैं दिल्ली जाके रहने लगी, तो होता है टेम्प्रेरी स्टे करना। और राइट टू सेटल, मैं सेटल भी हो सकती हूँ एनी पार्ट ऑफ द कंट्री में, तो ये भी होता है जैसे, लेकिन इसमें वही है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इसमें भी होती है, जैसे कि एग्जांपल यूके है, यूके में कोई प्रॉपर्टी वही पर्सन खरीद सकता है जो यूके का रहने वाला है, तो इस तरीके से है। लेकिन आप टेम्प्रेरी स्टे कर सकते हो, लेकिन सेटल शायद वहाँ पे ना हो पाओ, ठीक है, सेटल भी हो सकते हो बट शायद किराए पे रह पाओ, मतलब इस तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। देन ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और परस्यू एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ देयर चॉइस, हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन अपना क्या उसका करियर पाथ है वो चूज़ कर सकता है, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, लेकिन इस पर भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। उसके अलावा एक और चीज़ है कि आप ऐसा नहीं है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी इमोरल या फिर डेंजरस करो, तो ऐसा नहीं है, ये राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, बिजनेस या ट्रेड जो कि इमोरल या डेंजरस हो। द स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू, जो स्टेट है ये एम्पावर्ड है, क्यों, प्रिस्क्राइब दैट अ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, प्रिस्क्राइब करने के लिए दैट अ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है तो। दिस मीन्स दैट नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड when the state carries on trade, business, industry or service monopoly to the exclusion of citizens or in competition with any citizen। इसका मतलब क्या है कि no objection can be made when the state carries on trade, business, industry or service monopoly। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है, स्टेट की कुछ चीज़ों में मोनोपोली है तो उस फील्ड में आप आके काम नहीं कर सकते, जैसे कि रेलवेज़ है, डिफेंस है, ETC। ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है, कि ऑफेंस के कन्विक्शन में आपको क्या मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी आर्टिकल 20 के तहत। दिस राइट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट ऑफ एन एक्यूज पर्सन वेदर अ सिटीजन, अ फॉरनर और अ लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और अ कॉरपोरेशन। ये जो राइट है ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट ऑफ एन एक्यूज पर्सन, ठीक है। मतलब क्या है कि किसी पे इल्ज़ाम लगाया तो इस किसी पे इल्ज़ाम लगेगा तो भी उसको कुछ प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन एक्यूज ऑफ क्राइम है ना, वेदर अ सिटीजन है, कोई सिटीजन हो, फॉरनर हो, कोई भी लीगल पर्सन हो, तो उसको ये कुछ राइट्स मिलते हैं अगर उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है तो, सो दैट उसको एक्सेसिव या फिर आर्बिट्ररी तरीके से पनिश ना किया जाए। तो यहाँ पे क्या है, पर्सन एक्यूज्ड है ऑलरेडी कि उसने एक क्राइम किया है, ठीक है, अब उसको कुछ प्रोटेक्शन मिलेगी।
सो क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है? सबसे पहला है नो एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज। इसका मतलब क्या है? नो रेट्रोस्पेक्शन। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड बाय अप्लाइंग लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली। कोई भी पर्सन है, आप उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते लॉ को पिछली डेट से लगा के। नो पेनल्टी ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब। अब कोई लॉ है जो कि कह रहा है अगर आपने ये काम किया ना तो आपको 10 महीने की सज़ा मिलेगी, तो ऐसा नहीं कि आप इसको 10 महीने से 10 साल कर दो। उतनी पेनल्टी मिलेगी जितनी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, लिखी हुई है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेटिंग अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कंपनसेशन ऑफ द एक्ट। साथ में वही वाली बात है कि जब कोई लॉ है ही नहीं, समझो कोई लॉ है नहीं, आपने वो जो काम किया, आपने कोई एक्ट किया, उस टाइम पे वो लॉ था ही नहीं, तो उसके बाद लॉ ला के आपको उस काम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता है। ऐसा होता है नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉज। ध्यान रखने वाली बात यह है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे अप्लाई होता है, सिविल, टैक्स या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लॉज पे अप्लाई नहीं होता है। नो डबल जेओपार्डी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन है, नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश, उसको हम प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं करेंगे फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार से ज़्यादा आप किसी भी पर्सन को क्या नहीं करोगे, एक्यूज़ नहीं करोगे। अवेलेबल ओनली फॉर प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल, नॉट बिफोर डिपार्टमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होता है ओनली फॉर द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ से पहले वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अवेलेबल होता है। और जुडिशियल ट्रिब्यूनल नॉट बिफोर डिपार्टमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज से पहले नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ आपको एक जुर्म की सज़ा जुडिशरी से 2 बार नहीं मिल सकती, बाकी जुडिशरी एक बार देती है और डिपार्टमेंट अलग से दे दे तो वो हो सकता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि नो पर्सन शेल बी विटनेस ऑफ हिज ओन केस। आपको खुद के लिए गवाह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि खुद मतलब आपको ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ही वो गलती करी है। दिस प्रोटेक्शन एक्सटेंड टू बोथ ऑरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट लिख के हो या फिर बोल के हो, दोनों से ही प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये प्रोटेक्शन कब कब नहीं देता है, इसकी भी कुछ हमारी एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि कहीं कंपलसरी प्रोडक्शन करना हो मटेरियल का, कुछ चीज़ आपसे मांग रहे हैं, आपकी कोई चीज़ आपको वो पेश करनी पड़ेगी कोर्ट में, तो वो आपको करनी पड़ेगी ही। या फिर आपको कहीं पे अपना थंब एक्सप्रेशन है, सिग्नेचर है, ब्लड स्पाइसमेन है, ये सब कुछ देना है, तो वो भी देना पड़ेगा। जैसे डीएनए टेस्टिंग वगैरह होती रहती है। बाकी कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी भी कहीं ना कहीं आपको कराना पड़ सकता है। दिस प्रोटेक्शन एक्सटेंड ओनली, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जो ये प्रोटेक्शन है सिर्फ और सिर्फ आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में मिलती है। सिविल प्रोसीडिंग्स में या फिर किसी भी अदर प्रोसीडिंग्स में जो कि क्रिमिनल नेचर की नहीं है, उसमें नहीं मिलती है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है क्या ये 3 चीज़ें आपको समझ में आएगी। नो एक्स पास्ट फैक्टो लॉस, नो डबल जेओपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मैं दोबारा बता देती हूँ क्योंकि मैं आर्टिकल 20 एंड 22 में काफ़ी कंफ्यूज होती हूँ। देखो आर्टिकल 20 में कोई पर्सन है, उसको एक्यूज हो चुका है, उस पर इल्ज़ाम है। अब इल्ज़ाम जब होगा, इल्ज़ाम होगा तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। अब पनिशमेंट ऐसी ना हो, ऐसी ना दिल जाए किसी पर्सन को जो कि एक्सेसिव हो, जो कि हमारी क्या हो, एक तरीके से एक्सेसिव हो, आर्बिट्री हो। बस हमें इतना ध्यान रखना है। समझ में आ गया? दैट इज़ इट। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 21 पे। मैं पहले बता देती हूँ, आर्टिकल 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इस पर आए दिन जजमेंट्स भी आती रहती हैं। साथ में मेंस के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम प्रीलिम्स हो मेंस हो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ये कहता है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर ओन लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये पहली लाइन है। क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को आप डिप्राइव नहीं करोगे उसकी लाइफ से, एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब लॉ अगर कहता है करने की तो कर सकते हो, उसके अलावा आप बिल्कुल नहीं करोगे। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू लिव। इसका मतलब हर किसी को अधिकार है जीने का। एंड देयर लाइफ कैन नॉट बी टेकन अवे, और उनकी ज़िंदगी उनसे कोई भी नहीं ले सकता, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर। हाँ, लेकिन अगर लॉ कहता है, लीगल प्रोसीजर है कि हाँ भैया आपने कुछ ऐसा किया है कि आपकी सज़ा, आपको मौत की सज़ा मिलेगी तो मिलेगी फिर। ठीक है, अब कुछ हमारी केसेस देख लेते हैं। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए के गोपालन से याद रखेंगे, ऐसा बोला गया दैट पर्सनल लिबर्टी का मतलब है लिबर्टी ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हम बॉडी की लिबर्टी की बात करें, मतलब पूरी आपकी जो बॉडी है, विच इज़ फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन फ्रॉम फॉल्स डिटेंशन, एंड द वर्ड लॉ मीन्स स्टेट मेड लॉ ओनली। और वो कहता है कि जैसे लिबर्टी ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है, इसमें क्या है कि आपको ऐसे भी नहीं कि आपको गलत तरीके से अरेस्ट करेंगे, आपको गलत तरीके से डिटेन कर लेंगे, फॉल्स डिटेंशन नहीं होगा आपका। एंड लॉ का यहाँ पे मतलब है कि ऐसे लॉ जो कि हमारे स्टेट ने बनाए, दैट मीन्स पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए। सो क्लियरली दिस वाज अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड पर्सनल फ्रीडम एंड लॉ। सो ए के गोपालन में वी कैन से कि नैरो इंटरप्रिटेशन की गई थी आर्टिकल 21 की।
प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव के एक्शन से दी गई थी एंड नॉट फ्रॉम द आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब लॉ खुद में सही है कि नहीं, इस चीज़ को नहीं चेक किया गया। द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन द लॉ। तब क्या होगा अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो लॉ ही गलत ले आए, लॉ गलत है लेकिन लॉ कह रहा है कि जैसे कि समझ लो सरकार ने बोल दिया कि देखो मुझे पसंद नहीं कोई भी सुबह उठ के चाय नहीं पिएगा, चाय पीने का मतलब है सज़ा, मौती सज़ा। अब ये लॉ तो लॉ बन गया, लॉ ये कितना ही सही, लॉ तो सही नहीं है ना। अब वो बोल रहा है कि आपकी जो लाइफ है ना वो प्रोसीजर स्टेप लॉ कहता है तो ले सकते हैं। तो अगर आपने सुबह उठ के किसी दिन चाय के साथ बिस्किट खा लिया सुबह उठते ही, तो फिर आपको क्या हो जाएगी, आपकी लाइफ ले सकते हैं। तो क्या ये ठीक हुआ? ये तो क्या है, नैरो इंटरप्रिटेशन है, गलत है, क्योंकि लॉ अपने आप में फेयर नहीं है। ठीक है। So reasoning given by the Supreme Court was the expression procedure established by law used in Article 21 is different from the expression due process of law। वहीं पे एक और डॉक्ट्राइन होती है जिसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसको सुप्रीम कोर्ट जनरली क्या करती है, यूज़ करती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता है इट इज़ अ डॉक्ट्राइन that only checks if there is a law to deprive the life and personal liberty of a person but also ensure that the law is made fair and just। तो यहाँ पे वो ये तो देखेगा कि कितना प्रोसीजर जो है लॉ का इस्टेब्लिश किया गया है, साथ में ये भी देखेगा कि जिस लॉ के तहत किया गया है कि वो अपने आप में सही है कि नहीं है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो भी लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, ठीक है, वो उसका प्रोसीजर करेक्ट होना चाहिए, क्या वो प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हमारा क्या देखते हैं कि लॉ भी अपने आप में ठीक है कि नहीं है। ठीक है। तो एक गोपालन एक अच्छा केस है, इसको प्लीज़ याद रख लेना, स्टार मार्क करके 2-4 बार यूज़ करो कि एक गोपालन में क्या होता, एक नैरो इंटरप्रिटेशन करके दी थी हमारे वर्ड पर्सनल फ्रीडम एंड लॉ की। नो फिर वहीं पे मेनका गांधी होता है। मेनका गांधी इंपॉर्टेंट है, एक वाइडर यहाँ पे क्या मिलती है हमारे यहाँ पे, एक वाइडर इंटरप्रिटेशन मिलती है आर्टिकल 21 की, जो कि अपनी ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल करता है इन द गोपालन केस में, और कहता है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना किसी भी पर्सन की, आप उसको सिर्फ और सिर्फ डिप्राइव कर सकते हो बाय लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ दैट इज़ रीजनेबल फेयर एंड जस्ट। सब ठीक है, मतलब वो आगे ऐड कर देता है प्रिस्क्राइब बाय द डेट लॉ, जो कि क्या अपने आप में लॉ भी अपने आप में रीजनेबल फेयर एंड जस्ट हो। सो इससे हमारा जो कंसेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वो क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। दस नाउ प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। तो अब जो हमारी प्रोटेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ने लॉ को फॉलो करा, प्रोसीजर को फॉलो करा, इतने तक नहीं है, बट साथ में लेजिस्लेटिव ने वो लॉ सही बनाया है कि नहीं, इससे भी है। ठीक है। तो दोनों केसेस को याद रखना है, क्या है यहाँ पे कर लेते हैं, ए के गोपालन, ठीक है, और मेनका गांधी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आर्टिकल 21 से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है बिकॉज मीन्स में आएगा ही, तो इन दोनों का मेंशन करेंगे। ए के गोपालन में क्या किया था, नैरो इंटरप्रिटेशन किया था, और यहाँ पे क्या गया, वाइडर। यहाँ पे कौन सी डॉक्ट्राइन को फॉलो किया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्शन किससे मिल रही है, प्रोटेक्शन ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन से मिल रही है, और यहाँ पे प्रोटेक्शन हमारी एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो मिल ही रही है, साथ में लेजिस्लेटिव एक्शन से भी मिल रही है। ये हमारा एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है, लेकिन हमारा एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी इसको यूज़ करती है, इसको यूज़ नहीं करती है, आज के टाइम पे इसको यूज़ करती है। इन दोनों केसेस को अच्छे से याद रख लेना एंड ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 21A पे, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। ये जो आर्टिकल है ये डिक्लेयर करता है जो स्टेट है उसको शेल मतलब स्टेट के ऊपर कंपल्शन है कि उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी पड़ेगी सारे चिल्ड्रन को जिनकी भी एज है 6 से 14 ईयर्स तक, इन सच अ मैनर एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट। जिस भी तरीके से उसको सही लगे देने में, ऑनलाइन दे, ऑफलाइन दे, स्कूल के थ्रू दे, स्कूल वो मंडे टू फ्राइडे बुलाए, सैटरडे संडे बुलाए, उसको एजुकेशन देनी है, ये कंपलसरी है। और कितने साल के बच्चों से, 6 से 14 साल। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन देने का क्लॉज है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रोविजन में सिर्फ और सिर्फ हमने एलिमेंट्री एजुकेशन को ही फंडामेंटल राइट बनाया है, ना कि हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन का। तो मतलब जो आपका अधिकार है प्रोफेशनल हायर एजुकेशन का वो फंडामेंटल नहीं है, ऑल्दो वो आपका अधिकार है, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, अलग से मेंशन किया गया है। दिस प्रोविजन वॉज डिक्लेयर्ड एडेड। इस प्रोविजन को ऐड किस तरीके से किया गया था, बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। दिस अमेंडमेंट एडेड, इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट में तो चेंज आया, साथ में डीपीएस में भी आर्टिकल 45 में भी
कुछ चीज़ों में चेंजेस आए। टू डायरेक्ट, जिसने डायरेक्ट करा कि स्टेट शिल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। DPSP में हमने क्या कर दिया, आर्टिकल 45 में चेंज करके कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक बच्चा जो 6 साल से कम है उसको चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। न्यू फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी इसमें अंडर द आर्टिकल 51A, जिसने बोला कि ये ड्यूटी हर एक पेरेंट की, हर एक सिटीजन की, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, कि उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है एज बिटवीन 6 से 14 साल। तो आप देखोगे तो फंडामेंटल हो, DPSP हो, तो 14 साल तक मतलब लो लेवल ऑफ एजुकेशन की ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी रूलिंग में बहुत सारे आर्टिकल्स को ऐड करा है आर्टिकल 21 के तहत। राइट टू लिवलीहुड है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू फ्री लीगल एड है, NHC खातून में हुआ था। उसके अलावा राइट टू स्पीडी ट्रायल है, शायद ये HC खातून में हुआ था। अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन भी राइट है आपका। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट। तो ये सारे राइट हैं, एक बार पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। कम से कम 3-4 अगर आता है कि आर्टिकल 21 का स्कोप आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कैसे बढ़ा है पहले तो आप ये बताओगे आर्टिकल 21 कहता क्या है, फिर आप बताओगे कैसे बढ़ा है। कैसे बढ़ा है, 2 केसेस को आपको जिक्र करना है, गोपालन एंड मेनका गांधी। उसके बाद आपने कौन कौन से अनोदर राइट आ गया, तो उसके बारे में आप डायग्राम भी बना सकते हो, मीन्स में एक अच्छा रहेगा, है ना। नो PYQ ज्ञान, तो राइट टू प्राइवेसी पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि खुद आर्टिकल 21 के अंडर है, ये हमारे मीन्स में भी आ चुका है, ठीक है। वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ये भी हमारा आर्टिकल 21 के अंडर ही आएगा, बेसिक सी चीज़ है। एंड बट नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, फंडामेंटल राइट टू मैरी नहीं है आपका, कि आपका तो भैया आपको तो शादी नहीं हुई तो फिर वॉयलेशन है ना। फंडामेंटल राइट टू मैरी का मतलब क्या, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो इसका मतलब इट इज़ अ वॉयलेशन टू योर फंडामेंटल राइट, नो। बट यू हैव द राइट, अगर आप चाहते हो तो आप शादी कर सकते हो अपनी पसंद के किसी पर्सन से। दिस इज वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। समझ आई ये चीज़, ओके। नाउ आर्टिकल 22 पे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोवाइड सेफगार्ड फॉर पर्सनस हु आर अरेस्टेड एंड डिटेन। तो ये वो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है, इनको क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है या फिर अरेस्टेड या फिर डिटेन किया गया है। डिटेन का मतलब है कि इनको आप अपनी निगरानी में ले रहे हो। अरेस्ट का मतलब है कि आप कस्टडी में जाओगे ना, जेल में। अब देखिए आर्टिकल 20 में क्या था कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम से आपके ऊपर इल्ज़ाम था, ठीक है ना। आपको अरेस्ट डिटेन की बात नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम था और आपको गलत पनिशमेंट ना मिल जाए, आर्बिट्री एक्सेसिव, तो उससे आपको प्रोटेक्शन देने के लिए 3 राइट्स थे उसके अंदर। यहाँ पे आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आपको अरेस्ट किया जाएगा, यहाँ पे आपको डिटेन किया जाएगा। तो आपको जब आप अरेस्ट हो जाओगे एज अ अरेस्टेड पर्सन, आपके पास क्या राइट आएंगे, एज अ डिटेन पर्सन आपके पास क्या राइट आएंगे, तो उस बारे में ये बेसिकली हमारा है। तो जैसे कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय लॉयर, साथ में आपके पास अधिकार होगा कि आप अपने लॉयर से बात कर सकते हो, ठीक है, आपको कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको डिफेंड भी कर सकता है। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी एंड हॉलीडेज, साथ में 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा। शेल नॉट बी डिटेन फॉर मोर देन ऑथोराइज बाय द मजिस्ट्रेट, एंड जब तक मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं इस पर्सन पे ज़्यादा शक नहीं कर सकते, उसको बाइज्जत बरी कर दो, तो कर देंगे। या फिर वो कहता है कि अभी इसको कस्टडी में रखो क्योंकि इसके खिलाफ सबूत है, तो मतलब जब तक मजिस्ट्रेट कहता है तब तक स्टेट जो है उसको अपनी रखेगी अंदर। अब 2 काइंड के डिटेंशन होता है। सबसे पहला है प्यूनिटिव डिटेंशन, पनिश अ पर्सन फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय हिम, पनिशमेंट कर देना किसी भी पर्सन की जिसके ऑफेंस को कमिट किया है उसने, पनिशिंग अ पर्सन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम, ठीक है। एंड प्रिवेंटिव का मतलब होता है डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल, वो कर सकता है, यहाँ पे क्या है कि उसने कर दिया है, यहाँ पे वो कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखो दोनों चीज़ों में। तो 2 टाइप के डिटेंशन होते हैं, ठीक है। नाउ अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है। बियॉन्ड द एडवाइजरी बोर्ड शेल परमिट, 3 महीने तक आपको डिटेन किया जा सकता है किसी भी एडवाइस के अलावा। जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो पर्सन है ना कुछ गलत कर सकता है, तो आपको तो क्या लेंगे, पकड़ेंगे और आपको जाके प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आपको उठा के पटक देंगे एंड आपको 3 महीने तक किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इस बोर्ड में हमारे जजेस होते हैं हाई कोर्ट के,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जामिन द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल इन प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में आपको ना एक लॉयर लेने का कोई खास वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मतलब समझना है ना, इस चीज़ को समझना है, क्योंकि मैं कंफ्यूज होती हूँ। आपको आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप ना ऐसा कुछ कर सकते हो, आपने किया नहीं है, आप कर सकते हो, तो आपको इसलिए 3 महीने तक हम अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं, आप पे निगरानी रखनी पड़ जाएगी। जैसे इसका मतलब जैसे आपके घर में ही आपको बंद कर देना है कमरे में, एंड चारों तरफ के पुलिस वाले रहेंगे घर के, ना आपको किसी से मिलने दिया जाएगा। इट्स लाइक दैट। अब इसके लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको लॉयर नहीं आप हायर कर सकते हो। ये नहीं कह सकते हो कि लॉयर ये प्रूफ, देखो लॉयर ये तो प्रूफ नहीं करके दिखा सकता कि फ्यूचर में क्या हुआ क्या नहीं, तो इस तरीके से। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जिम्ट करा कि स्टेट को कोई लीगल काउंसिल देने की ज़रूरत है, कोई लॉयर देने की प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ कैन इंक्रीज कर सकती है जो पीरियड है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, फॉर मोर देन 3 मंथ भी कर सकती है, उसको 6 मंथ भी कर सकती है, ठीक है, विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। जब तक आपको एडवाइजरी बोर्ड का मतलब परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी भी है टू मेक अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के उन मुद्दों पे जो कि किससे जुड़े हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी से। लेकिन वहीं पे जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है वो दोनों कॉन्करेंटली लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन से फॉर द रीजंस कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। मतलब बाकी चीज़ों पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकती है रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। साथ में जैसे कि जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है ना, वो कहता है कि कन्फेशन ऑफ अ एक्यूज्ड पर्सन बिफोर द पुलिस, अगर पुलिस के सामने बैठ के अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज मतलब एक आप पे इल्ज़ाम है और आपने उस चीज़ को हामी भर ली है, तो इसका एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में है। लेकिन वहीं पे हमने देखा था कि आर्टिकल 20 कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन इस एक्ट के थ्रू है, बस इतना बेसिक चीज़ है, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 23, दिस इज रियली ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है, ठीक है। उसमें हमारा एक राइट ये है और एक राइट हमारा ये है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर 23, ये प्रोहिबिट करता है, बैन लगाता है कि ट्रैफिकिंग मतलब ख़रीदना बेचना नहीं किया जाएगा ह्यूमन बींग्स में या फिर किसी भी अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर में, जैसे कि होता है बैगर होते हैं, बॉन्डेड लेबर है, एक्सेट्रा। और अगर वायलेशन हुआ इस प्रोविज़न का तो वो क्या है, पनिशेबल होता है बाय द लॉ। ये जो राइट है अवेलेबल सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को है, क्योंकि ऐसा नहीं कि फॉरेनर में आके आप फॉरेन के बच्चों को भेज दोगे। इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द प्राइवेट पर्सनस। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के एक्शन से आपको नहीं बचाता है, बट ऑल्सो अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द प्राइवेट पर्सन, आपको प्राइवेट पर्सन के भी एक्शन से बचा रहा है, क्योंकि कोई प्राइवेट पर्सन आपको फोर्स लेबर करवाए आपसे, तो है ना। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट चाहे तो इम्पोज कर सकती है कंपलसरी सर्विसेज पब्लिक पर्पसेस के लिए, जैसे कि जो मिलिट्री सर्विस है, सोशल सर्विसेज है, जिसके लिए आपको इवन बाउंड भी नहीं होता, आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ एवर इन इम्पोजिंग सर्विसेज स्टेट लेकिन डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब क्या है, जिसकी कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती है तो वो गवर्नमेंट चाहे तो किसी एनजीओ को कह सकती है, एनजीओ को कि हेल्प करने के लिए बोल सकती है ना, और उसके बदले में पेमेंट भी नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन ये नहीं करेगी कि कोई एनजीओ हिंदू का है तो इसलिए उसको बोल रही है, लेकिन मुस्लिम का तो उसको नहीं बोलेगी, तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी वेर गिविंग दैट ऑर्डर। या फिर जो जैसे कि वॉर के टाइम पे जो डिफेंस वाले कॉम्बैट पीपल होते हैं तो उनको ऑर्डर दे सकती है काम करने के लिए, और पैसे ना दे पाए उस टाइम पे, पैसे की तंगी होती है वॉर में। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज आर्टिकल 24 कहता है कि जो प्रोविजन है प्रोहिबिट करता है, बैन करता है कि हमें जो बच्चे हैं, स्पेशली जो हमारे 14 साल से छोटे बच्चे हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है फैक्ट्रीज़ में, माइंस में या फिर किसी भी हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ में। ध्यान रखने वाली बात है कि हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ में बैन करता है। हाउएवर इट डज़ नॉट फॉरबिड देयर एम्प्लॉयमेंट इन हार्मलेस या फिर नॉन हज़ार्डियस एक्टिविटीज़, लेकिन जो नॉन हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ हैं
उसमें कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम है, जैसे देखोगे नाटकों में सिंगर है ना, एक्टिंग कर रहा है फिल्म में, तो वो कर सकता है, बट लेकिन 14 साल से कम हैजार्डियस में काम नहीं कर सकता, ऐसा आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करा देती हूँ। 19 जिसमें बहुत सारे राइट पढ़े हमने, स्पीक करने का राइट टू स्पीच पढ़ा, राइट टू असेंबल पढ़ा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन पढ़ा, राइट टू रिसाइड पढ़ा, राइट टू सेटल पढ़ा, राइट टू ट्रेवल पढ़ा एंड राइट टू प्रोफेशन पढ़ा। ठीक है, सारे राइट्स। बट 20 में हमने पढ़ा था दैट इज़ कि एक्सेसिव पनिशमेंट से बचाने। ओके, सो 20 था हमारा, जिसमें हमने 3 पढ़े थे। नो एक्स पास्ट फैक्टो रूल्स, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो डबल जेओपार्डी। नाउ 21 इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसके अंदर हमने आर्टिकल 21A भी पढ़ा, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन। दैन 22 में हमने पढ़ा दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द, मतलब दैट इज़ क्या राइट्स आपको मिलेंगे, है ना, प्रिवेंटिव अरेस्ट या डिटेंशन के टाइम पे, जिसमें हमने प्रिवेंटिव प्यूनिटिव टाइप की अलग अलग वो पढ़ी। 23 में पढ़ा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन किया जाता है, फोर्स लेबर, बैगार वगैरह। 24 कहता है कि प्रोहिबिट करना एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज आर्टिस्ट वर्क, चाइल्ड लेबर। ठीक है, दैट इज़ इट। आगे अब जो रह गया थोड़ा सा, तो अगली 30 मिनट की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे पूरे फंडामेंटल राइट को।